हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आजकल जहां जाएं एक ही चर्चा होती है, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, टूटती सांसों की, कोरोना के पेशेंट्स की, इस सेकेंड वेव के चैलेंज की। क्योंकि सेकेंड वेव में पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की। कई जगह वेंटिलेटर्स की कमी से लोगों की जान गई है। लोग वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन वाले एक एक बेड के लिए तड़प रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी जरूरत के बावजूद ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहां सैकड़ों की तादाद में वेंटिलेटर्स डिब्बों में बंद पड़े हैं। मुझे जानकारी मिली कि भारी तादाद में वेंटिलेटर अनयूज्ड पड़े हैं। अभी तक उनकी पैकिंग को खोला ही नहीं गया। हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, बहुत सारे जरूरी इक्विपमेंट्स हैं, ब्रांड न्यू हैं, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रहे। वेंटिलेटर्स के अभाव में लोग मर रहे हैं। मैंने रिपोर्टर से कहा कि इस जानकारी के सबूत हासिल करें और अलग अलग जगह जाकर देखें। तो हमारे रिपोर्टर्स कई राज्यों में सरकारी हॉस्पिटल्स में गए और वहां उन्होंने जो देखा, जो तस्वीरें वहां से आई, वो वाकई में चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स सरकारी हॉस्पिटल्स में गए, वहां मरीज तड़पते हुए मिले और वेंटिलेटर पॉलिथीन में पैक रखे हुए मिले। पूछा गया, जब इतनी जरूरत तो फिर वेंटिलेटर बंद डब्बों में क्यों पड़े हैं, पैक्ड क्यों पड़े हैं? जवाब मिला, टेक्नीशियन नहीं है। कहीं बताया गया एनेस्थीसिया देने वाले एक्सपर्ट्स नहीं है। किसी हॉस्पिटल ने कहा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम वेंटिलेटर्स को तैयार कर देंगे, चालू कर देंगे। जवाब सुनकर दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। आप भी जब इन वेंटिलेटर से तस्वीरें देखेंगे, इन डब्बों में बंद मशीनों को देखेंगे, अफसरों के जवाब सुनेंगे और एक एक सांस के लिए तड़पते मरीजों की हालत देखेंगे, उनके परेशान परिवार वालों का चेहरा देखेंगे, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको भी लगेगा, जब तक हॉस्पिटल्स में इस तरह के नकारा और नालायक अफसर बैठे रहेंगे, तब तक मरीजों को बचाने के लिए सरकारें कितने भी इंतजामात कर लें, कितने भी इक्विपमेंट खरीद लें, कितना भी पैसा खर्च कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बद इंतजामी का जो आलम हमारे रिपोर्टर्स ने देखा, उसे देखकर डर लगता है। मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स का हाल दिखा देता हूं। यह बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। मरीज के रिश्तेदार डॉक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि मरीज की जान बचा लीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए। डॉक्टर से गुहार लगा रहे हैं, वेंटिलेटर का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, कोई मदद नहीं मिली। परिवार वाले खुद ही अपने मरीज की जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहे। कोई खुद सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था, कोई पीठ ठोककर मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिश में लगा था। जिसको जो समझ में आया उसने वो किया। वार्ड में 2-3 मरीजों की हालत क्रिटिकल थी, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी। लेकिन मरीजों के रिलेटिव्स का कहना है कि डॉक्टर पेशेंट को देखने को तैयार नहीं और अफसर फोन नहीं उठाते। सिर्फ ये कहते हैं कि अपने मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको वेंटिलेटर मिल जाएगा।
सुविधा नहीं मिल पाई है? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे कहते हैं प्राइवेट में ले जाइए, वेंटिलेटर की जरूरत है, प्राइवेट में ले जाइए, पहले से बात करके रखिए। क्या? मैंने कहा कि उनको ऑक्सीजन खत्म हो रही है, सर क्या करना है कि वेंटिलेटर में ले जाइए, आप गवर्नमेंट बात कर लीजिए प्राइवेट के, हाँ बैठेंगे। क्या किसी अधिकारी को आपने फोन करके बताया? मैं जिसको भी फोन कर रही हूँ सबसे स्विच ऑफ है सर, किससे बात करूँ? किसी का फोन ही पिक नहीं हो रहा है, किससे बात की जाए, किससे कंप्लेंट की जाए, कोई नहीं है सुनने वाला। क्या हुआ आपके मरीज को? मरीज को कुछ नहीं था, पूरी रात को डॉक्टर नहीं आया, पूरी रात को डॉक्टर ने आने नहीं देखा थे। क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हमें, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, कोई देख रहा। किसी अधिकारी से आपने कहा? अधिकारी कोई नहीं उठ पा रहा है, अपने कोई डॉक्टर देख रहा है। कोई डॉक्टर देखना है रात से? डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है, देखो कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी? तो ऑक्सीजन कमी थी? क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। अच्छा, ऑक्सीजन की भी कमी रही, क्या मानती हैं आप? दवाइयों की भी कमी रही। दवाइयाँ मैं दवाई प्राइवेट लाया हूँ, प्राइवेट दवाइयाँ लाया हूँ। इन्होंने दवाई यहाँ क्या कोई डॉक्टर मरीजों को देख नहीं पा रहे हैं? ना देख नहीं पाए, मरीजों को नहीं देख। मरीजों की तड़प देखकर, उनके परिवार वालों का रोना सुनकर दिल टूटता है, दुख होता है। लोगों की बात सुनकर लगता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के इंतजाम नहीं है, उन्हें ऑक्सीजन देने का इंतजाम नहीं है। लेकिन सच कुछ और है। जब इंडिया टीवी की टीम ने हॉस्पिटल में तहकीकात की, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी के बारे में पता किया, तो सामने आया कि जिला हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी नहीं है। 1 साल पहले ही सीएमओ ने 24 वेंटिलेटर इस हॉस्पिटल के लिए खरीदे थे। इनमें से 10 को तो वार्ड में लगा दिया, लेकिन बाकी वेंटिलेटर्स अब भी स्टोर में रखे हैं, पूरी तरह पैक्ड है। इनके ऊपर पॉलिथीन कवर तक नहीं हटाया गया। 1 साल से 14 वेंटिलेटर स्टोर रूम में रखे धूल खा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 14 तो रखे हैं, लेकिन 10 तो वार्ड में है। अगर 3 मरीजों की हालत गंभीर है, उन्हें तो वेंटिलेटर का सपोर्ट मिल सकता था। इसमें स्टोर में रखे वेंटिलेटर का क्या लेना देना, सवाल लाजमी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 10 वेंटिलेटर्स बिजनौर के जिला हॉस्पिटल के वार्ड में लगे हैं, वो भी काम नहीं करते, वो भी बंद पड़े हैं। ये वेंटिलेटर खराब नहीं है, बिल्कुल नए हैं, ब्रांड न्यू, वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन हॉस्पिटल के पास ऐसा स्टाफ नहीं है जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करने में ट्रेंड हो, जो इन्हें चला सके। हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सर्जन ने बताया कि हॉस्पिटल में 24 वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता, क्योंकि न तो कोई एनेस्थीसिया देने के लिए है, न कोई ट्रेन मेडिकल स्टाफ है। इसलिए अब डॉक्टर साहब ने फैसला किया है, उनके पास जो स्पेयर वेंटिलेटर रखे हैं वो मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहां तो उनका कोई काम नहीं है। वेंटिलेटर्स हमारे पास गत वर्ष आए थे, 24 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे हमें। उन 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। उन 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं। सर उन्हें ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है? कोई टीम है या कैसे? ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेन टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं। 10 में से कितने उपयोग में लिए जा रहे हैं सर? वेंटिलेटर से कोई उपयोग में नहीं ले आ रहा, क्योंकि अभी ये टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाए। तो अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टीम नहीं है? नहीं है। जरा सोचिए, सरकार ने तो अपना काम किया। 1 साल पहले 24 वेंटिलेटर खरीदे, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए, और 1 साल के बाद भी अगर सारे वेंटिलेटर्स बेकार पड़े हों, मरीज मर रहे हों और वेंटिलेटर डब्बों में पैक रखे हों, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा? क्या ये आम लोगों के साथ, मरीजों के साथ, गरीब जनता के साथ जुल्म नहीं है? अगर वेंटिलेटर के रहते हुए हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत हो जाए, तो क्या इसे हत्या नहीं कहा जाएगा? और इस हत्या के लिए कौन दोषी है?
दुख की बात है कि इस तरह के हालात एक जिले में या एक राज्य में नहीं, हर जगह ऐसी हालत है। मैं आपको फिरोजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल दिखाता हूं। यहां तो स्टोर रूम के अंदर 1, 2, 10, 20 नहीं, बल्कि 67 नए नकोर वेंटिलेटर रखे हुए हैं। कई तो ऐसे वेंटिलेटर थे जो बॉक्स में ही थे, यानी उनका कवर तक नहीं उतारा गया, उन्हें असेंबल तक नहीं किया गया। यह हॉस्पिटल भी कोविड केयर सेंटर है, मरीज बेहाल हैं, लेकिन यहां 67 वेंटिलेटर हॉस्पिटल के स्टोर रूम में 1 साल से धूल चाट रहे हैं। असल में हमारे संवाददाता ने जब हॉस्पिटल के जिम्मेदार अफसरों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल हॉस्पिटल के पास 67 नहीं, कुल मिलाकर 114 वेंटिलेटर आए थे। पीएम केयर फंड से पिछले साल इन वेंटिलेटर्स को खरीदा गया था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वेंटिलेटर रखे रहे। अगर आसपास के किसी जिले में वेंटिलेटर्स की जरूरत होती तो इन वेंटिलेटर्स को वहां भेज दिया जाता। हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक सफेद झूठ बोला, कहा कि सारे वेंटिलेटर्स चालू हालत में हैं, मरीज आएंगे तो ये काम करना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ गत वर्ष पीएम केयर फंड से जो है लगभग 96 वेंटिलेटर आए थे। कुल हमारे यहाँ 114 वेंटिलेटर पुराने और नए मिलाए, जिसमें से आज की तारीख में हमारे लगभग 25-30 वेंटिलेटर तो मरीजों पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाकी प्रतीक्षा में रखे हुए हैं उन्हीं वार्डों के अंदर चालू हालत में। और पिछले साल हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी मैडम ने कि अगर किसी चिकित्सालय के लिए आवश्यक हो तो हमसे कुछ वेंटिलेटर मैक्सिमम 50 तक लेके वहाँ एडजस्ट कर दिए जाएं, यदि कहीं आवश्यकता हो तो, वरना तो हमारे पास है ही, हमारे यहाँ चालू हालत में रखें। ईश्वर ना करे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें चला देंगे। टोटल कितना 67 वेंटिलेटर भी रखे हुए हैं कि अभी उनका यूज? हाँ, लगभग 60 के आसपास, 60-62 के आसपास ऐसे रखे हुए हैं जो अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। ये रिपोर्ट्स देखते हुए ये बिल्कुल न भूलें कि हम कोरोना काल में हैं, वेंटिलेटर्स की सख्त जरूरत है, लोगों की जान बचाने के लिए जरूरत है, लेकिन जो वेंटिलेटर डब्बों में पैक रखे हैं, जिनका कवर 1 साल से उतारा नहीं गया, उनके बारे में चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं कि चालू हैं, जैसे ही मरीज आएंगे जरूरत पड़ेगी तो वेंटिलेटर लगा देंगे। सोचिए, जो लोग कैमरे के सामने इतना सफेद झूठ बोल सकते हैं, वो मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। इसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे और वेंटिलेटर्स गोडाउन में बंद पड़े हैं। जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती वो लोग तो सरकार को कोसते हैं। तो फिर हमने सरकार से पूछा रास्ता क्या है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर को ग्राउंड सिचुएशन के बारे में बताया। उनसे पूछा कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन का इंतजाम कैसे होगा, कौन करेगा, कब तक होगा। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि लोकल लेवल पर तो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी लोगों को रखा जा सकता है। जहां तक परमानेंट भर्तियों का सवाल है तो सरकार ने प्रोसेस शुरू किया है, जल्दी ही ये भर्तियां हो जाएंगी। जहां एनेस्थेटिक हमारे कम है वहाँ हम ओपन मार्केट से लेने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा हम आईएमए से भी बात करके एक अरेंजमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। कहीं टेक्नीशियन है, कहीं नहीं है, कहीं नए लोग आ रहे हैं तो उनको भी ट्रेनिंग कराना है। इस सब को लेके हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। वो हमारे दोनों डीजी, जो महानिदेशक स्वास्थ्य है और महानिदेशक परिवार कल्याण, दोनों एनेस्थेटिक है, उनके माध्यम से हम ट्रेनिंग कराएंगे सबको पूरे प्रदेश में। मैन पावर की शॉर्टेज तो है। जब इतना बड़ा महामारी जब ये आ गया पूरे देश के अंदर, तो इसके मुकाबले संसाधन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है। संसाधन को बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने निर्देशन में लगातार प्रतिदिन 1 बार या 2 बार टीम 9 की बैठक करते हैं और उसमें बहुत बारीकी से उसका
उसका रिपोर्ट भी लेते हैं। मैन पावर से लेके बेड्स की व्यवस्था लेके ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट, सबकी रिपोर्ट लेते हैं। उसी के आधार पर हम लोग भी उतनी बारीकी से अपने नीचे के लोगों को हम लोग ने निर्देश दिया है कि जितना जल्दी आप इन लोग टेक्नीशियन को रख लेंगे उतना जल्दी हमारा मैन पावर जितना भी कमी है उसको मार्केट से ले लेंगे और लेने के बाद उनको ट्रेन करके उनको इस्तेमाल कराएंगे। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मगर इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए। ये सही है कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया लंबी होती है और भर्ती हो भी जाए तो मामला अदालतों में फंस जाता है, लेकिन ये भी सही है अगर जिले का प्रशासन चाहे, वहां के अफसर चाहें तो टेक्नीशियंस और एनेस्थेटिक की सर्विसेज ली जा सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है और जब संकट का समय हो तो यह करना जरूरी होता है। लेकिन मुश्किल यह कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री वेंटिलेटर प्रोवाइड करवा सकते हैं, सरकार ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकती है, ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचा सकती है, हॉस्पिटल में बेड्स लगवा सकती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में टेक्नीशियन ना हो, टेक्नीशियन की अनुपस्थिति का बहाना करके 1 साल तक वेंटिलेटर स्टोर रूम में रखे रहे, तो कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री क्या कर पाएगा। और यह सब उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सरकारी सिस्टम में ऐसा हर जगह आपको मिलेगा। बिहार में तो कई ऐसे जिले हैं जहां के सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर तो हैं, कागजों पर वेंटिलेटर की एंट्री भी है, लेकिन ये वेंटिलेटर कभी स्टोर रूम से बाहर ही नहीं निकले। इनके ऊपर चढ़ा हुआ कवर कभी हटा ही नहीं। किसी जगह 1 साल पहले वेंटिलेटर आए थे तो कहीं 4 महीने पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहुंचा है, लेकिन आज तक ये किसी मरीज की जिंदगी बचाने के काम नहीं आए। इस वक्त जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिहार में दरभंगा के बेनीपुर सब डिवीजन हॉस्पिटल की हैं। इस हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर पिछले साल खरीदे गए थे, लेकिन अभी तक वैसे के वैसे पैक्ड रखे हैं जैसे आए थे। इसी तरह दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आप तस्वीरें देखिए, आप कहेंगे कि कितनी बढ़िया सुविधाएं हैं, देखकर लगेगा कि हॉस्पिटल तो वर्ल्ड क्लास है, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, वार्ड में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे बेड हैं, हर बेड पर ऑक्सीजन सपोर्ट लगा है, यहां 27 वेंटिलेटर बेड भी हैं, यानी 27 वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। ये सारे वेंटिलेटर्स पिछले साल खरीदे गए थे, लेकिन ये सिर्फ सजावट का सामान बनकर रह गए हैं। न तो ये बेड किसी काम आए, न वेंटिलेटर्स ने किसी मरीज की उखड़ी सांसों को सहारा दिया। और वजह एक ही है, इन्हें भी ऑपरेट करने के लिए जिस मैन पावर की जरूरत है, जिन स्किल्ड हैंड्स की जरूरत है, वो इतने बड़े हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने हॉस्पिटल के इंचार्ज से बात करने की कोशिश की, वो कैमरे पर नहीं आए, लेकिन बेनीपुर सब डिवीजन हॉस्पिटल के इंचार्ज ने अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा वेंटिलेटर तो तब चलेंगे जब यहां आईसीयू फैसिलिटी होगी। हॉस्पिटल के इंचार्ज ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में तो आईसीयू की फैसिलिटी है ही नहीं, और जो वेंटिलेटर आए उन्हें चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। और तो और यह भी कहा कि हमारे हॉस्पिटल में तो सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट हो सकता है, अगर किसी को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना हो तो उसे बड़े हॉस्पिटल जाना होगा। हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ स्किल हैंड्स नहीं है। उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्किल हैंड नहीं है, तो उसकी भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आईसीयू नहीं है, तो ऐसे में जब हैंड्स हमारे पास माने ये स्किल नहीं है तो हम इसको चलाने में भी असमर्थ हैं। तो अगर तो इस तरह के केस को जब ज़्यादा सीरियस केस होता है, जब माइल्ड केस होता है, उसको रखते हैं हम लोग केयर के लिए रखते हैं। हाँ, तो डेडिकेटेड सेंटर नहीं है, उसको केयर के लिए रखते हैं, और ज़्यादा सीरियसनेस हुआ तो हम उसको रेफर करते हैं। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होता है, और वैक्सीनेशन के बाद और ये एंटीजन टेस्ट हम करते हैं कोविड-19 के लिए। कितने दिन पहले वेंटिलेटर आया हुआ था यहाँ पे? करीब 4 महीना पहले आया। ऑपरेटर के अभाव में नहीं चालू हो पाया था। जी लिखा गया है उसके लिए।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दरभंगा के सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू की फैसिलिटी तक नहीं है तो फिर यहां के क्रिटिकल मरीज तो भगवान भरोसे हैं, उन्हें मजबूरी में दूसरे जिलों में जाकर इलाज करना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह कि कई दूसरे जिलों के सरकारी अफसरों ने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर सिर्फ शोपीस बनाकर रखे गए हैं। हमारे संवाददाता गोपालगंज के सरकारी हॉस्पिटल गए तो पता चला कि यहां कहने को आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट का वार्ड बना हुआ है, वार्ड अच्छी कंडीशन में है, साफ सफाई भी बेहतर है, बेड को और उसके साथ लगे वेंटिलेटर को लाल रंग के कपड़े से ढक कर रखा गया है। इसका मकसद वेंटिलेटर को धूल से बचाना नहीं है। सारे वेंटिलेटर वर्किंग कंडीशन में हैं, लेकिन आज तक कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, कभी भी। सोचिए, जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल में 6 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, मगर डॉक्टर्स और आईसीयू के इंचार्ज क्रिटिकल पेशेंट के रिलेटिव से कहते हैं हमारे पास वेंटिलेटर तो है, ऑक्सीजन तो है, पीपी किट तो है, सारी तैयारी है, बस दिक्कत इस बात ये कि जिसे ये ऑपरेट करना है, जिसे वेंटिलेटर चलाना आता है, वो नहीं है। सब चीज़ सुविधा दी गई है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पाइपलाइन से ऑक्सीजन भी कनेक्ट करने के लिए बड़ा वाला ऑक्सीजन भरा गया है, ऑक्सीजनेटर भी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है, अम्बू, पीपी किट सारे तैयारी हैं। लेकिन यही है कि अभी टेक्नीशियन नहीं है। एक एनेस्थेटिक है, उन्हीं को इंक्यूबेट करना है, वो भी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन उनको उनकी जगह कोई और इंक्यूबेट करना है। यानी कि जो टेक्नीशियन के कारण ये बेकार पड़ा हुआ है। बेकार एनेस्थेटिक ही करेंगे ना, तो एनेस्थेटिक एक ही है और घूम घूम के कितने की आवश्यकता है अभी फिलहाल? एनेस्थेटिक तो कम से कम 2-3 होना चाहिए अस्पताल में। जब हॉस्पिटल के सिविल सर्जन से पूछा गया कि वो क्रिटिकल मरीजों का इलाज कैसे करते हैं, उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जहां तक वेंटिलेटर्स की बात है तो उनके एक्सपर्ट्स के लिए डीएम और हेल्थ अथॉरिटी से बार बार रिक्वेस्ट की है, 6 नहीं तो 2 ही दे दीजिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वेंटिलेटर हमारे यहाँ है और कोई मेरे यहाँ बोनाफाइड एनेस्थेटिस्ट नहीं है जिसको वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने सरकार से मांग किया है, सरकार अति शीघ्र हम लोगों को अगर उनकी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी तो फिर वो भी काम हो जाएगा। अभी कितने वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद है? 6 वेंटिलेटर है, तो सिर्फ संचालन करने के लिए डॉक्टर की कमी है। जी, कितने डॉक्टरों की आवश्यकता होनी चाहिए? कम से कम 2 भी आ जाए तो हमारा काम हो जाए। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि राज्य सरकारों ने कोविड से लड़ने की तैयारी नहीं की। ये बात बिल्कुल गलत है कि राज्य सरकारों ने कोविड की दूसरी लहर, तीसरी लहर से लड़ने के लिए जिस तरह के इक्विपमेंट की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका प्लान नहीं बनाया। और मैं आपको कितने जिलों की तस्वीरें दिखा सकता हूं, हर जगह यही हाल है। बिहार के शिवहर का जिला हॉस्पिटल हो या फिर सासाराम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर खगड़िया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थ इंस्टीट्यूट, हर जगह हमारे रिपोर्टर गए, हर जगह हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हैं, मशीनें हैं, एक नहीं कई हैं, लेकिन ये मरीजों के काम नहीं आती। ये किसी कोरोना से उखड़ती सांसों को संभाल नहीं पाती, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियंस नहीं है। और कोई ये नहीं बताता कि जब सरकार करोड़ों रुपए के वेंटिलेटर खरीद सकती है तो क्या वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वालों को अपॉइंट नहीं कर सकती। और हॉस्पिटल से यही जवाब मिला कि हायर अथॉरिटीज को कह दिया। हॉस्पिटल का एमएस कहता है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिख दिया, सीएमओ कहता है हमने डीएम साहब के पास रिक्वेस्ट भेज दी, डीएम से पूछे वो कहते हैं कि राज्य सरकार को बता दिया। सब एक दूसरे पर बात टालते रहे और इस चक्कर में साल भर गुजर गया, कोरोना की दूसरी लहर आ गई, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया देने वाले एक्सपर्ट्स, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। वेंटिलेटर बेकार हो रहे हैं, पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। शिवहर के सरकारी हॉस्पिटल में आधा दर्जन वेंटिलेटर कबाड़ की तरह कमरे में पड़े हुए मिले। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये जनता का पैसा है, आपका हमारा पैसा है।
करोड़ों रुपए का यह मेडिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। सासाराम के हॉस्पिटल में 5 वेंटिलेटर हैं, लेकिन सारी मशीनों पर आप देख सकते हैं कवर चढ़ा हुआ है। तस्वीरें देखकर लगता है कि इन्हें इंस्टॉल करने का काम शुरू हुआ, लेकिन कभी पूरा ही नहीं हो पाया। खगड़िया के जिला हॉस्पिटल में वेंटिलेटर इंस्टॉल हो चुके हैं। 6 वेंटिलेटर तैयार हैं, लेकिन मरीज का इलाज नहीं हो सकता, उसके एक काम नहीं आ सकते, क्योंकि इसे मॉनिटर करने वाला, इसे चलाने वाला स्टाफ यहां भी नहीं है। लिहाजा जो समर्थ होते हैं वो अपने मरीज दूसरे जिले में या फिर किसी दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि खगड़िया नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन वेंटिलेटर होते हुए भी उनका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं हो पाया और उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर इलाज कराना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे मरीज दम तोड़ रहे हैं। मेरे पिताजी श्री सीताराम सिंह जिंदाताल सदर अस्पताल सासाराम में देहांत हो गया है। ऐसा वजह है उनको वेंटिलेटर सुविधा न मिलना। उनका ऑक्सीजन SpO2 का लेवल 16 से 20 के बीच में आ गया था और वेंटिलेटर सब जरूरत थी। संदर्भ में मैं जिलाधिकारी और प्रशासन सिविल सर्जन से भी प्रयास किया हम लोगों ने। जिलाधिकारी का मैसेज प्राप्त हुआ, फोन बार बार करने पे वो फोन नहीं रिसीव किए, बाद में प्राप्त मैसेज भेजे। सॉरी अभय कुमार सिंह, हम लोग वेंटिलेटर सुविधा देने में समर्थ हैं, जबकि वहाँ पे नए कंडीशन में 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल में उपलब्ध है जो फैसिलिटी में नहीं है। कृपया इसे चालू कराया जाए ताकि कम से कम इस विषम परिस्थिति में लोगों की डेथ कम से कम हो। खगड़िया के डीएम मानते हैं क्रिटिकल मरीजों की देखभाल करने में हॉस्पिटल फेल हो रहे हैं, इसलिए जिन मरीजों को ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें भागलपुर या फिर बेगूसराय रेफर कर दिया जाता है। अभी खगड़िया में जो वेंटिलेटर का सपोर्ट है वो हम लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं, और अगर इस तरह की स्थिति किसी भी व्यक्ति को पड़ती है तो हम लोग निकटवर्ती जो हम लोग का टैग्ड हॉस्पिटल है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, हम लोग वहीं पर भेजते हैं, या फिर हायर सेंटर में बेगूसराय भी कुछ लोग लेके जाते हैं। वर्तमान में ये सुविधा यहाँ पर हमारे अस्पताल में चालू अवस्था में नहीं है, और जैसे ही ट्रेन मैन पर हम लोग को प्राप्त होता है इसको हम लोग कार्यान्वित कर सकते हैं। खगड़िया से गंभीर मरीजों को भागलपुर और बेगूसराय भेजकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ सकता है, और इस पर आम लोग क्या कर सकते हैं? मरीज या उनके परिवार वाले तो सवाल पूछने भी नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की लापरवाही, बदइंतजामी हर जगह है। राजस्थान का हाल आपको दिखाता हूं, बिहार से बिल्कुल अलग नहीं है। मुझे तो यह देखकर हैरानी हुई, दुख हुआ कि चुरू के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब 20 वेंटिलेटर्स तो टॉयलेट के पास पड़े थे। नए वेंटिलेटर्स पर धूल जम चुकी थी। कोई वेंटिलेटर को देखकर यह सोचेगा यह कबाड़ है, और यह हाल तब है जब हम विदेशों से वेंटिलेटर मंगा रहे हैं। अब तक तमाम देशों ने भारत को जो मदद भेजी है उसमें करीब 400 वेंटिलेटर हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक हमने अपने पास जो वेंटिलेटर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। हॉस्पिटल्स का जो हाल मैंने आपको दिखाया, जहां जहां रिपोर्टर्स गए उन्हीं हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। चुरू के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 वेंटिलेटर्स का हाल तो यह है कि मरीजों के परिवार वाले अपना सामान, खाली बॉटल्स इन वेंटिलेटर्स पर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इन मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। 67 वेंटिलेटर्स में से 50 इंस्टॉल हो चुके हैं, बस कुछ ही जो अनइंस्टॉल्ड है, और उन्हें रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, कमरे नहीं है, इसलिए खुले में रख दिया गया। मेरे वेंटिलेटर सारे बाहर रखे हुए हैं, डेली में मरीज को यूज़ हो रहे हैं। बाईपेप हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं, नेजल के कैनुला हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं। ज़रूरतमंद जो भी मरीज़ होता है जिस लेवल पे होता है उसको उस लेवल के ऊपर ऑक्सीजन दी जाती है। अगर उसको 5 लीटर पे चाहिए तो 5 लीटर पे, 10 पे चाहिए 10 लीटर, 20 पे चाहिए तो 20 लीटर पे भी हम उसको ऑक्सीजन की उपलब्धता करवा रहे हैं।
जो वेंटिलेटर हैं वो कितने हैं कुल और इंस्टॉल कितने हुए हैं? सर हमारे पास वो टोटल वेंटिलेटर 67 है, जिसके अंदर से एक कंडम है और बाकी 15 जो अनइंस्टॉल है। उसके अलावा 51 वेंटिलेटर वो इंस्टॉल है, वो सारे कार्यरत हैं हमारे आईसीयू में और अपने आईसीयू केयर में, और ऊपर जो मेडिकल आईसीयू है उसके अंदर सारे कार्यरत हैं और मरीज के पास में रखे हुए हैं, बेड के पास में। राजस्थान में ही कोटपुतली के सरकारी हॉस्पिटल में हालत थोड़ी बेहतर है। वेंटिलेटर को वॉशरूम के पास फेंकने के बजाय पूरी इज्जत के साथ डिब्बों में ही बंद रखा गया है। लेकिन जब हमारे संवाददाता हॉस्पिटल पहुंचे, वेंटिलेटर के बारे में सवाल पूछे गए तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं मिला। जिले की डीएम ने बताया कि चूंकि ऑक्सीजन की कमी है, बार बार जयपुर से ऑक्सीजन मंगानी पड़ती है, इसलिए ये वेंटिलेटर चल नहीं पाए और अब इन्हें जयपुर के ही सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं मौजूद हूँ जयपुर के कोटपुतली जिला अस्पताल में, जो कि ये जो वार्ड है ये वेंटिलेटर्स के लिए बनाया गया आईसीयू वार्ड है, लेकिन यहाँ पर जो मशीनें हैं वो डिब्बों में बंद आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब ये 15 वेंटिलेटर्स की जो मशीन है अभी तक इनको इंस्टॉल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात कि कोविड महामारी में जिन वेंटिलेटर बेड्स की जो आवश्यकता है वो आज तक पूरी नहीं की जा चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की अनदेखी कि यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह की सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया है। और ये वेंटिलेटर की मशीनें आज भी डिब्बों में बंद है। अगर ये मशीनें अगर इंस्टॉल हो जाती और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत पर्याप्त होती तो शायद कई मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। जो सप्लाई है वो जो ही सुचारू रूप से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें लगी हुई है, राजस्थान सरकार भी लगी हुई है, परंतु चूंकि टैंकर्स की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं समझता हूँ अगले 5-7 दिन में इसके ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और जो हमारी इंप्रूवमेंट, जैसे ऑक्सीजन, जैसे यहाँ मान लो ये ऑक्सीजन का एक प्लांट लग जाता है तो उसके बाद निश्चित रूप से ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वेंटिलेटर भी उसी पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई का जो है ना इशू, तो इन्होंने अभी लगा दिया है उनको 10 वेंटिलेटर, जैसे उसमें 3 पहले से थे, 5 और लगा दिए, 2 इन्होंने 22 में रखे और 10 के लिए जो इनके पास उपलब्ध हैं वो उनके जो था उनको भी निर्देश दिए हैं कि इसको शीघ्र करें। इतने सारे बेकार पड़े वेंटिलेटर्स की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, आप सोचिए एक एक वेंटिलेटर 2.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का है। जरा सोचिए हमारे घर में कोई चीज जिसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए खर्चे हों, 10 लाख रुपए खर्चे हों, कभी सोच भी सकते हैं कि उसे इस तरह से फेंक दिया जाएगा, बंद करके रखा जाएगा। और फिर इन वेंटिलेटर्स की कीमत आज की तारीख में तो करोड़ों की है, क्योंकि जिंदगियां इन पर डिपेंड करती हैं। अगर जिले जिले में जाकर डब्बों में बंद इन वेंटिलेटर्स की तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स कैमरे में कैद नहीं करते तो यकीन करना मुश्किल हो जाता कि वेंटिलेटर्स पड़े हैं लेकिन मरीजों के लिए अवेलेबल नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड्स में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स हैं। सरकारें सेंट्रल कमांड बना सकती हैं, मेडिकल अफसरों को तैनात कर सकती हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो इसके लिए पैसा दे सकती हैं। लेकिन अगर जिला लेवल पर अफसर साल भर तक टेक्नीशियन अपॉइंट नहीं कर सकते, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लेने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है, तो कोई सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। जगह जगह हॉस्पिटल्स में डब्बों में बंद वेंटिलेटर को देखकर दुख होता है। दुनिया भर से लोग हमें वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं यह सोचकर कि हमारे यहां भारी कमी है, लेकिन कमी वेंटिलेटर्स की नहीं है, कमी तैयारी की नहीं है, कमी इच्छा शक्ति की है। और कभी कभी मुझे लगता है कि कई हॉस्पिटल वाले मरीजों से कहते हैं कि अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो। अब कहीं वो परिवार वालों से ये ना कहने लगे कि वेंटिलेटर के लिए टेक्नीशियन ले आओ। ये कहना बड़ा आसान है कि हमारे यहां जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोरोना से लड़ने की कोई तैयारी नहीं की गई, लेकिन तस्वीरें दिखाती हैं रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेस तो हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा और यह स्थिति वाकई में चिंताजनक है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स बेकार पड़े हैं, दूसरी तरफ महामारी के इस दौर में मरीजों के परिवार वालों को लूटने के लिए, उन्हें ठगने के लिए बहुत सारे अपराधी गैंग
एक्टिव हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता चला इन लोगों ने रेस्टोरेंट्स को मेडिकल इक्विपमेंट की ब्लैक मार्केटिंग का अड्डा बना दिया था। पुलिस ने आज कई जगह रेड की। खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस को 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले। खान मार्केट के एक और रेस्टोरेंट टाउन हॉल से पुलिस ने 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए। खान मार्केट के दोनों रेस्टोरेंट दिल्ली के बड़े कारोबारी नवनीत कालरा के हैं। फिलहाल नवनीत कालरा फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस अब इस वक्त इस बात की जांच में लगी है कि नवनीत कालरा का इस मामले में क्या रोल है। पुलिस 24 घंटे के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद कर चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स विदेशों से इंपोर्ट किए गए थे। इन्हें कई कंपनियों द्वारा मंगाया गया था। इनमें से एक कंपनी मैट्रिक सेल्यूलर है, जिसे गगन दुग्गल चलाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने विदेश से 650 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए थे, जिनमें से 125 बेचे जा चुके थे और 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद कर लिए। अभी रुक जाओ, अभी गिनते हैं सारा। जो रेस्टोरेंट पर है ये तो होर्डिंग बना रखा है यहाँ तो। ऊपर भी है। साउथ दिल्ली पुलिस को सबसे पहले यह जानकारी मिली कि लोधी कॉलोनी की सेंट्रल मार्केट में एक नेगी सी बार रेस्टोरेंट है। वहां पर यह जानकारी मिली कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो विदेश से मंगाए जा रहे हैं और मंगाने के बाद उन्हें महंगे दामों पर ऑनलाइन बेचा जा रहा है, काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें हितेश नाम का एक रेस्टोरेंट का मैनेजर भी शामिल था। इनके अलावा 3 और लोग थे। पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारी की तो जांच में और रेड करने के बाद 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो साउथ दिल्ली पुलिस ने लोधी पुलिस स्टेशन की टीम ने बरामद किए अलग अलग जगहों से। उसके बाद फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर पुलिस ने अभी छापेमारी की है। ये खान मार्केट के अंदर खान चाचा नाम का एक रेस्टोरेंट है, जो कि काफी ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट पूरी नई दिल्ली इलाके के अंदर माना जाता है। 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जब पुलिस जांच कर रही थी तो जो मैनेजर था हितेश, उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस की टीम सबसे पहले रात को पहुंची टाउन हॉल, जो कि इसी इलाके के अंदर रेस्टोरेंट है, वहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए। और उसके बाद पुलिस ने अलग अलग मार्केट जो है और रेस्टोरेंट जो है खान मार्केट के, यहां पर हितेश को लेकर पुलिस की टीम आज सुबह से लगातार जा रही है। उसके बाद पुलिस को पता चला कि ये जो खान चाचा रेस्टोरेंट है, यहां पर पुलिस हितेश को लेकर आई और उसकी निशानदेही पर ऊपर एक गोदाम यहां पर बनाया हुआ था, जिसमें से 96 यानी कि 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो पुलिस ने बरामद किए। अभी तक की जांच में पता चला है कि विदेशों से ये लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो मंगाया करते थे और उसके बाद ऑनलाइन उन्हें आगे महंगे दामों पर बेच रहे थे। जो जरूरतमंद लोग हैं वो इनसे खरीदते थे। खान मार्केट दिल्ली का बड़ा पॉश इलाका है और ये जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं ये बड़े पॉपुलर रेस्टोरेंट हैं। आजकल बंद हैं कोविड की वजह से। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमत सिर्फ 16 से 22,000 रुपए के बीच थी, जो इन रेस्टोरेंट में बड़ी भारी संख्या में रखे गए थे। लेकिन यह गैंग एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 70 से 90,000 रुपए में बेच रहा था। जरा सोचिए, रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचे जा रहे थे कई गुना कीमत पर। और हैरानी की बात यह कि इन लोगों ने पिछले साल नवंबर से ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का इंपोर्ट शुरू कर दिया था, इन्हें स्टॉक करना शुरू कर दिया था। जिन चीजों की लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें ये दबा कर बैठे थे। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो थे ये एक कंपनी थी जिन्होंने इंपोर्ट किया था और ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। 16,000 से लेकर 22,000 तक इनका कॉस्ट होता था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 5 लीटर के थे, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 9 लीटर के थे।
और फिर इन्हें यहाँ पे इंडिया में लाके मनचाहे दाम पे बेचा जा रहा था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 50,000 51,000 पे बेचा जा रहा था, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 60,000, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 70,000 और 71,000 तक इन्होंने मनचाहे दाम पे बेचा है और उसको होल्ड भी कर रहे थे। ये सारे कॉन्सेंट्रेटर्स इन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर से इंपोर्ट करना शुरू किए और इस बार फरवरी में जब इनकी डिमांड और बढ़ने लगी तो और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट किए गए, अलग अलग रेस्टोरेंट में स्टोर किए गए, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इनको बेचा गया। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस सर्कुलेट किए गए कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को खरीदा जा सकता है। साधारण समय में अगर लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे होते, बेईमानी कर रहे होते, तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं होता। लेकिन कोरोना के काल में जब लोगों की सांसें अटकी हैं, ये बेईमानी, ये कालाबाजारी, ये होर्डिंग बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध इंसानियत के खिलाफ अपराध है। इस रिपोर्ट से जुड़ी एक और बात आज सोशल मीडिया पर फैली। जिस नवनीत कालरा का जिक्र आया उसके बारे में व्हाट्सएप मैसेजेस चलने लगे कि कालरा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अर्जुन सीकरी का करीबी रिश्तेदार है। यह फैलाया गया कि जस्टिस सीकरी के बेटे की शादी नवनीत कालरा की बहन से हुई और इससे कालरा को बचाने की कोशिश हो रही है। मैं जस्टिस अर्जुन सीकरी को कॉलेज के दिनों से जानता हूं। उनकी ईमानदारी पर, उनकी नैतिकता पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मैं आपको बता देता हूं, जस्टिस अर्जुन सीकरी का नवनीत कालरा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनकी बहू एकता का कोई भाई है ही नहीं, लेकिन तो भी खबरें उड़ा दी गई। अब जस्टिस सीकरी ने साइबर सेल को इसकी शिकायत की है, लेकिन ऐसे मैसेज को देखकर उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तो आपसे कहूंगा कि फॉरवर्ड किए गए हर व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा ना करें। बिना सोचे समझे ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करना शुरू ना करें। एक बार सच जानने की कोशिश करें। जहां तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी का सवाल है, उससे भी बड़ी बात आपको बताता हूं। नागपुर में ड्राइवर उन टैंकर्स को लेकर भाग गया जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए मंगवाए गए थे। जिस तादाद में कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ी है और जिस तरह से उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसकी वजह से देश में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की महसूस हो रही है तो ऑक्सीजन की है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध लोगों की जिंदगियों से है। सरकार की कोशिश है ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसे वक्त में भी आप सोच सकते हैं ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए ऑक्सीजन को चुराने की कोशिश करते हैं, सांसों का सौदा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी मुश्किल की घड़ी में कुछ लोगों ने पूरा का पूरा ऑक्सीजन का टैंकर चुराने की कोशिश की। वो ऑक्सीजन का भरा हुआ टैंकर लेकर गायब हो गए। यह हुआ नागपुर में। डीएम से लेकर सीएमओ तक और म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सब के सब परेशान, हैरान। सिलेंडर ज्यादा दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं और यह सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स की चोरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन के टैंकर पर हाथ साफ करने की कोशिश हो रही है। असल में नागपुर प्रशासन ने ऑक्सीजन के 4 टैंकर्स भिलाई भेजे थे। इन टैंकर्स को ऑक्सीजन में से भरवाकर वापस नागपुर आना था। नितिन गडकरी ने भिलाई से ऑक्सीजन के टैंकर नागपुर लाने के काम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी समाज सेवी प्यारे खान को दी थी। टैंकर भिलाई से ऑक्सीजन लेकर वापस चले, लेकिन नागपुर नहीं पहुंचे, रास्ते में गायब हो गए। ड्राइवर्स ने पहले तो ब्रेकडाउन का बहाना बनाया, इसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस को खबर दी गई, टैंकर्स में जीपीएस था, ट्रैकिंग की गई तो 2 टैंकर्स को देवरी बॉर्डर पर
और 2 को जालना औरंगाबाद हाईवे पर पकड़ा गया। 4 टैंकर का हमारा ट्रैकिंग चल रहा था जो भिलाई से नागपुर आने थे। तो हमने ड्राइवर से बात की कि भाई क्या हुआ, तो बोले पहले तो बोले लोड नहीं हो रहा करके, बाद में बोले क्या गाड़ी में रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो सेकंड डे मैंने बात किया गाड़ी रिपेयर हो गई, तो बोले नहीं रिपेयर नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ से अपने मैकेनिक और रिपेयर की टीम यहाँ से नागपुर से भिलाई भेजी। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि चारों गाड़ी गायब है। फिर हमने कलेक्टर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब इन दोनों को भी शिकायत की। मैंने कहा कि ऐसा हो गया। तो फिर जब ड्राइवर का ट्रैकिंग किया हमने जीपीएस के थ्रू और उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, तो 2 गाड़ी देवरी बॉर्डर पे आरटीओ ने पकड़ा और उसके बाद 2 गाड़ी औरंगाबाद जालना के बीच में पकड़ी गई। तो ऐसे 4 गाड़ी पकड़ी गई। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे में कुछ लिक्विड बेचने के लिए लेके जा रहे थे। कुछ टैंकर्स जो रिक्विजिशन किए गए थे कलेक्टर साहब से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, वो कुछ रिक्विजिशन ऑर्डर के उल्लंघन करके कुछ लोगों ने टैंकर्स डाइवर्ट किए थे। उन टैंकर्स को लोकेट किया गया है मराठवाड़ा में और उन टैंकर्स को प्रशासन वहां से वापस ला रही है उसको नागपुर आने के बाद उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। आप सोचिए आज के जमाने में जब ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए लाई जा रही हो, कोई उसे गायब कर दे, टैंकर का टैंकर चोरी कर ले। नागपुर से एक और खबर आई है, यह भी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली है। नागपुर पुलिस ने जामठा इलाके के कोविड हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ दिनेश गायकवाड़ इनको पकड़ा। आईसीयू में भर्ती सीरियस पेशेंट का रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा रहा था। दरअसल आईसीयू में भर्ती एक मरीज को लगाने के लिए हॉस्पिटल से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए, लेकिन आरोपी मेल नर्स ने पेशेंट को एसिडिटी के इंजेक्शन दे दिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर घर ले गया। दिनेश और उसके साथी जब रेमडेसिविर इंजेक्शन का 35,000 रुपए में सौदा कर रहे थे, तब पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस तरह की खबरें सुनकर हैरानी होती है। एक इंसान आईसीयू में मौत से लड़ रहा हो और दूसरा इंसान थोड़े से पैसे के लिए उसे मौत के मुंह में धकेल दे, ये कैसे हो सकता है? कोई आईसीयू में भर्ती मरीज का इंजेक्शन कैसे चुरा सकता है? लेकिन ये बार बार देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बड़े अपराध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से खबर आई, यहां एक झोला छाप डॉक्टर ने मदरसे को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि कोरोना के 200 से ज्यादा मरीजों को भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया है। कल रात जब जांच टीम इस मदरसे में पहुंची तो उस वक्त वहां 200 मरीज एडमिट थे और झोला छाप डॉक्टर नासिर लाला इन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा था। यह देखकर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस को खबर दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक फर्जी डॉक्टर और उसके साथी भाग चुके थे। हैरानी की बात है कि इस फर्जी डॉक्टर नासिर लाला के खिलाफ 15 दिन पहले भी एक्शन लिया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में नासिर लाला फरार है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे यह मदरसे में 200 बेड का हॉस्पिटल चला रहा था। सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वॉशरूम में पड़े हों, मरीज इलाज के लिए तरस रहे हों, और दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड में फरार अपराधी फर्जी डॉक्टर उसी शहर में मदरसे में 200 बेड का हॉस्पिटल खोलकर मरीजों का इलाज फर्जी तरीके से कर रहा हो। यह सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। जरा सोचिए, रेस्टोरेंट की आड़ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन के टैंकर गायब कर दिए जाएं, इंजेक्शन चुरा लिए जाएं, नकली दवाएं बेची जाएं। इन बेईमानी करने वालों को न तो उखड़ती सांसों की परवाह है, न तड़पते परिवार वालों की चिंता है। और मैं जब जब ऐसी रिपोर्ट्स देखता हूं तो लगता है कि इंसानियत मर गई है। बेईमानी और संवेदनहीनता की इंतहा हो गई है। ये चोरी और बेईमानी ऐसे वक्त पर हो रही है जब सारी दुनिया पर संकट है। हमारे अपने लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी जो लोग थोड़े से पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, वो मौत के सौदागर हैं। और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून एक्शन लेगा। लेकिन हमें
जनता को भी सावधानी तो बरतनी चाहिए। परेशानी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग सीखने को तैयार नहीं है, कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। आज रमजान के आखिरी जुमे पर कुछ मस्जिदों में भीड़ की तस्वीरें आई। रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा था, इसलिए देश भर में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। ज्यादातर शहरों में लोग अपने घरों पर रहे, लेकिन कई जगह लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन किया। ये तस्वीरें हैदराबाद की मक्का मस्जिद की हैं। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज की हैं। मौलानाओं ने कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से घर में रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की थी, लेकिन हैदराबाद में इसका असर नहीं हुआ। मक्का मस्जिद में हजारों लोग नमाज के लिए पहुंचे। बरामदे से लेकर कॉरिडोर तक हर जगह नमाजियों की भीड़ थी। मास्क बहुत कम लोगों ने पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं था। मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी सामूहिक नमाज पढ़ी गई। मक्का मस्जिद हैदराबाद के मशहूर चार मीनार के पास है। रमजान के आखिरी जुमे के दिन आज चार मीनार के पास की मार्केट में जबरदस्त भीड़ थी। लोगों ने ईद की खरीदारी की। कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। 3 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। कोरोना से बचना है तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। जब कुंभ शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि कुंभ के आयोजन को रद्द करना चाहिए, क्योंकि इससे इंसानों की जिंदगी पर असर पड़ता है और आज की तारीख में इंसानों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। आस्था बाद में हो जाएगी, मेले बाद में लग जाएंगे। बाद में कोरोना विस्फोट के कारण कुंभ को बीच में खत्म करना पड़ा। इसलिए अब मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है, इस बार ईद पूरे जोश के साथ मनाएं, लेकिन घर में रहकर मनाएं। बाहर न निकले, लोगों से न मिले, क्योंकि अगर गले नहीं मिले तो बच जाएंगे, गले मिले तो कोरोना गले पड़ जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।